अच्छा लेकिन गोयल साहब ने पहाड़ों में बंगला बहुत खूबसूरत बना रखा है नहीं? ये बात तो सही कह रहे हैं। वैसे ये बताइए, इस कमरे में मैं पहली बार आया हूँ। हालांकि मिस्टर गोयल के यहाँ भी मैं पहली बार ही आ रहा हूँ, लेकिन नहीं, पिछली बार जब सीनियर के साथ आया था तो इधर से नहीं आया था मैं। हो सकता है कि आप कुछ भूल रहे हैं। ये छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आपकी वकालत कैसे चल रही? अच्छा वो, हाँ बढ़िया चल रही सर। हाँ। अभी तो वो पिछले केस की तैयारी चल रही थी जिसके बहस के लिए दीक्षित साहब सुप्रीम कोर्ट गए। हाँ। बस अभी तक उसी में व्यस्त है। अच्छा। वैसे सक्सेना साहब एक बात बताएं। हाँ। मेरा ये भीड़ भाड़ में ना भाई एकदम दम घुटने लगता है। मेरे साथ बिल्कुल उल्टा है। होता है क्या? आपने कहा ना कि आपके साथ बिल्कुल उल्टा होता है। अच्छा वो, हाँ। दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि मुझे अकेलापन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि दिन भर घर में अकेला बैठा रह गया, किसी से मिलना जुलना ना हो सका, और शाम होते होते सर बिल्कुल भारी हो गया सर। अरे फिर भी सक्सेना साहब, यहाँ रहना बुरा थोड़ी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम और लोगों से कटा हुआ महसूस करें। वो देखिए, हॉल के लोग हम लोगों को भी देख सकते हैं और हम लोग भी हॉल के लोगों को देख सकते हैं। तो ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये पिछली बार जब मैं आया था मैं आपको बता रहा था कि सीनियर के साथ आया था तो इधर से नहीं आया था मैं। अच्छा, तो हो सकता है ना कि आप हॉल के उस तरफ से आए। अच्छा। हॉल के उस तरफ भी इसी तरह का एक और कमरा है। अच्छा। अब भाई गोयल साहब, क्या मैं इतनी बार आ चुका हूँ कि घर का कोना कोना सब परिचित है। जाहिर है सर, जाहिर है। अच्छा ये बताइए, आज की ये पार्टी किस उपलक्ष्य में, ये बताइए। आपको नहीं पता? अच्छा, असल में पूछ नहीं पाया था। दीक्षित साहब ने फोन पर बस इतना कहा कि गोयल साहब के यहाँ पार्टी है, चले जाना, सो मैं चला। वैसे सक्सेना साहब सही बताएं तो पता तो मुझे भी नहीं। वाकई कमाल कर रहे हैं सर आप तो। अब गोयल साहब इतनी छोटी छोटी बात के लिए पार्टी देते रहते हैं कि मौका जानने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। अब देखिए, जैसे ही ऑफिस से घर पहुंचा तो पता लगा गोयल साहब के यहाँ से इनविटेशन है, बस उल्टे पांव चल दिए। आपका सही है सर, ऑफिस से निकले सीधा पार्टी। हाँ नमस्कार भाभी जी, जस्ट आ ही रहे हैं हम लोग। अच्छा वही तो, दीक्षित साहब आए नहीं। गोयल साहब कहने लगे कि आप लोग आएंगे जरूर। कोई बात नहीं, क्या कह रहे थे आप? अरे मैं वो कह रहा था कि दीक्षित साहब बाहर गए हैं, उन्होंने ही मुझे कहा था कि आपके यहाँ पार्टी है, सो मैं। हाँ। ये बता। हाँ, आपको पहचाना नहीं? जी, असल में आपसे मेरी पहले कभी मुलाकात नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको। जी हाँ। जी मैं वो नीरज सक्सेना, दीक्षित साहब का जूनियर। हाँ जी। और दीक्षित साहब नहीं आए? जी वो बाहर गए हुए हैं, उन्होंने ही मुझे बताया था कि आपके यहाँ पार्टी है। ठीक है, तो आप लोग भी चलिए पार्टी। अरे नहीं भाभी जी, यहीं पर ठीक है, खिसकने दीजिए भाई कुछ लोगों को। लोग तो जा ही रहे हैं। आज उधर पीछे का भी गेट खोल दिया है। अच्छा। तो काफी लोग तो उधर से ही निकल गए। अच्छा ये बताइए कि ये गोयल साहब किस धंधे में लगे हैं भाई? अब आपको तो पता ही है, उनके बारे में क्या बताना। जब 2-4 लोग मिल जाते हैं तो उन्हें ना ही समय का ख्याल रहता है और ना ही इसका कि अब कहाँ क्या हो रहा है। बताइए, आज कहाँ बहस में बिजी हो गए? और कहाँ, यही लाइब्रेरी में बैठे हैं कुछ मेहमानों के साथ, और आज मुझे एकदम से फुर्सत नहीं मिला कि मैं ये जानूं कि आखिर मुद्दा क्या है। हाँ, आते जाते कई बार मैंने फांसी, उम्र कैद फांसी जैसी बात जरूर सुनी। ये तो सक्सेना साहब जैसे वकीलों का मामला हो गया। अभी गोयल साहब को भी क्या बताएं। भाई वकील साहब आप बताइए। बिना हियरिंग के कुछ कहना मुश्किल है सर। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए ठीक। तो चलिए आप लोग भी पार्टी ज्वाइन करिए। नहीं भाभी जी, यहीं पर ठीक है, थोड़ी भीड़ भाड़ कम हो जाएगी तब ठीक रहेगा। हाँ अरे तो फिर आप लोग नहीं जाते तो मैं ही उधर जाकर जी जी आप लोग इधर बैठिए। जी। और मैं गोयल साहब को भी भेज दूँ। धन्यवाद। हाँ तनेजा साहब जी, इन अमीर लोगों को नाहक ही इस बात का भ्रम हो जाता है कि पैसे के साथ साथ इनकी बुद्धि भी बढ़ती है, और ये जो सोचते हैं वही परम सत्य है। क्यों? आपको भी यही लगता है? नहीं, पहले आप ये बताइए, आप भी यही कहने जा रहे थे ना? अरे नहीं सर, अभी इसका समय नहीं आया, इस पर फिर कभी विस्तार में चर्चा करेंगे। नमस्कार। लगता है दोनों लोग साथी आए हैं। रास्ते में मिल गए भाई। और भाई सक्सेना साहब। जी सर। क्या हाल है? बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया। अभी दीक्षित जी वापस नहीं आए? उन्हें तो कल लौटना है ना, आज तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बहस ही करनी थी। अरे हाँ, आज 31 तारीख की तो। जी आज ही की तारीख है।
और तनेजा साहब जी भाई, आपकी पत्रकारिता कैसी चल रही है? मत पूछिए भाई, मत पूछिए जनाब, एकदम दुबली हो गई है मेरे जैसी। कमाल आदमी है सर ये। ऐसा क्यों भाई? भाई वो सब मैं बाद में बताऊंगा। हाँ। पहले आप ये बताइए कि सुना है इतने खुशनुमा माहौल में भी आप किसी डिस्कशन में बिजी थे? हाँ अरे मत पूछिए साहब, मत पूछिए। हाँ। कुछ लोगों की आदत होती है, उन्हें अपने जीवन का कतई अनुभव नहीं होता, लेकिन फिर भी अपनी बात पर जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन मुद्दा क्या था? अरे वो आज के अखबार में एक न्यूज है ना। आज के अखबार में? अरे ये देखिए ना भाई, ये देखिए। ला ये देखें। किसी कोर्ट ने 2 अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई है। अच्छा, हाँ ये तो मैंने भी पढ़ा था। हाँ। मुंबई हाई कोर्ट की बात है। बाय द वे उसी पे चर्चा चल रही थी। मैंने कहा ठीक ही तो हुआ भाई, फांसी न होती उम्र कैद हो जाती, जो कि बिल्कुल ठीक ना होता। इसी बात पर कुछ लोग ये जिद पकड़ के बैठ गए कि उम्र कैद फांसी से ज्यादा ह्यूमन है। अच्छा। हाँ, पर तनेजा साहब, मैं भी अंत तक अपनी बात पर अड़िग रहा। हाँ। मैंने तो यहां तक कह दिया कि चलिए साहब, आप में से जितने लोग भी उम्र कैद का पक्ष ले रहे हैं, आज मैं आप लोगों के साथ एक शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। उम्र कैद छोड़ दीजिए आप। हाँ। सिर्फ 5 साल, जीवन के 5 साल कैद की सजा काटने के लिए तैयार हो जाइए और काट लीजिए, तो मैं आपको अपनी तरफ से 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। अच्छा, ये तो बड़ा मजेदार मामला था, क्यों भाई सक्सेना साहब? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पर तनेजा साहब, हाँ। आप तो जानते ही हैं, किसी बात को कहना तो आसान है, हाँ। पर करना उतना ही कठिन। ये तो है। उनमें से एक भी आदमी न तैयार हो, सबकी टाए टाए फिस हो गई। अब वो व्यक्तिगत तौर पर देखिए तो मेरा ना तो फांसी का हिसाब अनुभव है और ना ही उम्र कैद का। हाँ। लेकिन हाँ, जहां तक रीजनिंग का सवाल है, मैं तो फांसी को ही बेहतर मानता हूं। देखिए, मृत्यु तो दोनों में ही है, लेकिन फांसी में जहां इंसान की जीवन लीला एक झटके में ही समाप्त हो जाती है, वहीं उम्र कैद में तिल तिल कर बढ़ता है इंसान। अब जरा आप लोग ही सोच कर बताइए कि दोनों में ज्यादा मनुष्यता किसमें है, बताइए। भाई गोयल साहब, मैं समझता हूँ कि दोनों ही बातें गलत हैं, और दोनों ही बातों का उद्देश्य बिल्कुल एक है। जीवन का समाप्त हो जाना और जीवन की सामान्य धारा से अलग हो जाना, दोनों एक ही बात हुई। और तब जबकि कोई व्यवस्था किसी व्यक्ति को जीवन दे नहीं सकती गोयल साहब, उसको ये भी अधिकार नहीं है कि वो उससे उसका जीवन छीन ले। अरे भाई, आप तो बात के दूसरे पहलू पे चर्चा कर रहे हैं। नहीं, वही पहलू है। अच्छा छोड़िए, वकील साहब। जी सर। भाई आप बताइए, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? दरअसल मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ सर। हालांकि गलत तो फांसी और उम्र कैद दोनों ही है, बावजूद इसके कानून में दोनों की स्थिति है। इसलिए कभी खुद मुझे इनमें से एक को चुनना पड़े तो मैं उम्र कैद चुनूंगा सर। अरे ये कौन सी बात होती है भाई? हैं? ये नए उम्र के लोगों के साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत है। किसी विषय पर कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन फतवे जारी करने लगते हैं आप लोग। बात किसी उम्र की नहीं, फांसी और उम्र कैद की चली है गोयल साहब। अरे क्यों नहीं चलिए, बिल्कुल चलिए। अच्छा एक बात बताइए, आप उम्र कैद ही चुनेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि मर जाने से किसी भी हालत में जीना बेहतर है। कहाँ है श्रीमान? दुनिया भर के कोर्ट में इस बात को लेकर याचिका दायर की जा रही है कि फांसी एक तकलीफ दे, दर्द देने वाली और अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। इसके बदले कम समय में मौत की सजा देने के तरीके अपनाए जाएं। और दलील ये दी जा रही है कि फांसी की सजा में अपराधी को मृत घोषित करने में 40 से 50 मिनट लग जाते हैं। वहीं पर गोली मार देने या फिर जहरीले इंजेक्शन दे देने में यह काम 5 से 10 मिनट में हो जाता है। अब आप ही बताइए कि ज्यादा मनुष्यता किसमें है कि इंसान को कम तकलीफ हो और उसे मुक्ति मिल जाए? माना, यही तो है। माना गोयल साहब। तब लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं वो मृत्युदंड देने वाले 58 देश हैं। ठीक। और मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो मृत्युदंड पूरी तरह से समाप्त कर चुके 97 देश हैं। और जो बाकी के बचे हुए देश हैं उनमें भी पिछले करीब 10 वर्षों में एक भी मृत्युदंड नहीं दिया गया। खैर, इसे भी छोड़िए, आप ही की बात को लेते हैं। आपके मुताबिक उम्र कैद फांसी से ज्यादा तकलीफ दे, ठीक? बिल्कुल। तो फिर क्यों ना जघन्य अपराधियों को फांसी के बजाय कठिन उम्र कैद की ही सजा दी जाए, ताकि उन्हें हर पल अपने गुनाह का एहसास भी होता रहे और पश्चाताप भी होता रहे। बिल्कुल ठीक कहा सक्सेना साहब आपने।
और उम्र कैद में इस बात की गुंजाइश रहती है कि कैदी अपने आप को सुधार सके। और भाई देखिए, पश्चाताप से बड़ी कोई सजा हो भी नहीं सकती। और दूसरी बात गोयल साहब, मान लीजिए किसी चूक की वजह से कानून किसी निर्दोष को सजा दे देता है और कुछ वक्त के बाद कानून को इस बात का प्रमाण मिले कि सजा पाने वाला व्यक्ति निर्दोष है, तो कानून के पास भी एक मौका तो होगा ना माफी मांगने का। लेकिन सक्सेना साहब ये बताइए, जघन्य अपराध जैसे मर्डर और बलात्कार के अपराधियों को तो मैं समझता हूँ कि गोली मार देनी चाहिए, नहीं तो फांसी की सजा होनी ही होनी चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कहा तनेजा साहब आपने। दरअसल जज्बात में बहकर हम यही सोचते हैं और यही करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपका फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगा गोयल साहब की बात की तरफ। इन्होंने कहा कि फांसी से मनुष्य को तुरंत मुक्ति मिलती है, अर्थात अपराधी को उसकी सजा से तुरंत मुक्ति, जबकि उनके अपराध की वजह से पीड़ित और उसके परिवार वाले जिंदगी भर के लिए एक तकलीफ झेलते हैं। तो क्यों ना ऐसे जघन्य अपराधियों को कठिन उम्र कैद की सजा देकर जिंदगी भर के लिए उस तकलीफ का एहसास कराया जाए। ठीक ठीक कहा सक्सेना साहब आपने। और गोयल साहब, इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण पड़े हैं कि जब किसी कोर्ट ने किसी निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा दी। और एक और बात गोयल साहब, मान लीजिए कोई क्षणिक आवेग में या क्रोध में अपराध कर बैठता है जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है, तो उम्र कैद में उसके पास भी खुद को सुधारने और अपने क्रोध पर काबू करने का समय तो होगा ना। और फिर क्या पता, कैद खाने की कैद से कोई विद्वान बनकर निकलता है या IAS का एग्जाम क्लियर करता है, क्योंकि एकाग्रता के लिए कैद खाने से अच्छी जगह दूसरी नहीं होगी तनेजा साहब। बिल्कुल बिल्कुल बकवास कर रहे हैं आप लोग हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए वकील साहब, आप उम्र कैद का इतना पक्ष ले रहे हैं ना, आज मैं आपके साथ एक बाजी लगाने के लिए तैयार हूं। आप उम्र कैद छोड़ दीजिए, सिर्फ 5 साल कैद की सजा काट लीजिए। मैं आपको पूरे 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आप 5 साल की सजा नहीं काट पाएंगी। 5 साल क्या गोयल साहब, मैं 10 साल तक की शर्त लगा सकता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप, होश में तो हैं? अपने पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ गोयल साहब। क्या कह रहे हैं? अरे 10 करोड़ के लिए 10 साल की कैद? जी हाँ, आप अपने 10 करोड़ रुपए दांव पर लगाएं और मैं अपनी 10 साल की आजादी। बोलिए। चलिए ठीक है, लगती है हमारे और आपके बीच में बाजी पूरे 10 करोड़ 10 साल के लिए लगी इसी बात पे। ठीक। बातें ही करते रहेंगे या कुछ खाएंगे पिएंगे भी? लाओ भाई, राम से लाओ। वैसे मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी लेना अच्छा ही होता है। सबको दो भाई, दो बिल्कुल। सक्सेना साहब को दीजिए। अरे नहीं, अरे लीजिए जनाब, कभी कभी ले लेना चाहिए। लीजिए ले लीजिए। हाँ, बाजी के नाम चीयर्स हो जाए। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। वैसे यहाँ किस बात पर चर्चा हो रही थी? सक्सेना साहब। जी सर। क्यों ना कैद की शर्तें भी हम लोग अति शीघ्र लिख लें, इसके लिए कल ही मिलें क्या, शाम को यहीं पर? मुझे कोई एतराज नहीं सर। तनेजा साहब, भाई देखिए, मैं चाहता हूँ कि शर्तनामा लिखते समय आप भी यहाँ रहें। एकदम। वैसे अब आप लोगों की बातें पूरी हो गई हो तो डिनर भी रेडी है, आइए। हाँ क्यों नहीं, आइए अब हम लोग डिनर के लिए चलते हैं। आइए। देखिए भाई सक्सेना जी। जी सर। यदि आप मेरी बातों को लेकर के चिंतित हो गए हों तो मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि इस मामले में आपने ही शुरुआत की है। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप मेरे यहाँ लंच के लिए आए हो। क्यों चढ़ता जा रहा है? सट्टा तो आप पहले ही लगाते थे, जुआ खेलते ही और शराब पीना तो जैसे आपके लिए आम बात है, फिर ये हर बात पर बाजी लगाने की आदत अच्छी है क्या? अरे भाई, अपने बात कोई भोगने वाला भी तो नहीं पैदा हुआ, किसके लिए विशेष चिंता करूं? नहीं होगा ये भी तो तय नहीं हुआ। अरे हो तो पहले, लेकिन आप अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। आहा, तुम नहीं समझोगी। कुछ लोगों को ना ये आदत होती है उनकी कि उनको अपने सोचने और समझने पर बड़ा गुमान होता है। और तुम्हें क्या लगता है वो सक्सेना का बच्चा आ जाएगा? ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इन लोगों को परखना हो तो ला के मैदान में खड़ा कर दो और फिर देखो
भागते देर नहीं लगेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आएगा जरूर। आहा, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आज वो नहीं आएगा, और इस बात के लिए तो मैं शर्त भी लगाने के लिए तैयार हूँ। बोलो, कौन आया भाई? देखो जरा। नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। तनेजा साहब, आइए आइए आइए। भाई सक्सेना नहीं आए? आएंगे ही, ये कैसे कहा जाए है? कल तो जवानी के जोश में और 10 करोड़ के लालच में उन्हें 10 साल की सजा बहुत आसान लग रही होगी, पर जब दिमाग ठंडा हुआ होगा ना तो 10 साल की सजा सुन करके ही वो कांप उठे होंगे। तनेजा साहब, हाँ भाई मैं तो पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आज वो आएंगे नहीं। भाई गोयल साहब, आपका सोचना ठीक हो सकता है, लेकिन आपका दावा गलत भी हो सकता है। क्या बात करते हैं आप? इसी बात पे मैं शर्त लगाने के लिए तैयार। लगा लीजिए शर्त। और मैं कहती हूँ आप वो शर्त हार जाएंगे। अरे छोड़ो, आज तक हारा हूँ जो आज हारूंगा। मालिक, हाँ दोनों सक्सेना साहब आए हैं। हाँ, आ गए? भेजो भाई, भेजो भेजो, उन्हें भेजो। अभी गोयल साहब आप शर्त हार जाते। अरे भाई, मुझे तो लगा आज वो आएंगे ही नहीं। आ गए। वो आ गए, और क्या? वाह भाई वाह। आइए भाई, नमस्कार गोयल साहब। आइए 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 आइए। इससे पहले कि हम लोग काम की बात शुरू करें, क्यों ना एक दो और कॉफी का हो जाता। अरे कॉफी क्यों, मैं तो कहता हूँ एक एक पैक हो जाए। आइए अरे नहीं नहीं तनेजा साहब, अभी कॉफी ही चले। चले भाई, कॉफी चले। भाई देखिए, मुझे कोई एतराज नहीं। सुनो, राम सेवक से बोलो जरा कॉफी। जी अभी बोलते हैं। सक्सेना जी। भाभी जी, एक थोड़ा कम चीनी और स्ट्रॉन्ग। जी, जी, हाँ भाई, इनका स्पेशल बना। सक्सेना जी, जी देखिए मैं एक बात फिर कह रहा हूँ कि आप पुनः विचार कर ले। क्या है कि 10 करोड़ रुपए तो मेरे लिए हाथ की मैल है, लेकिन आप अपनी जवानी के नहा कि 2 साल गंवा बैठेंगे। बात तो 10 साल की हुई है गोयल साहब। अरे जानता हूँ बात 10 साल की हुई है, पर यह भी जानता हूँ कि आप 2 साल से ज्यादा कैद की सजा नहीं काट पाएंगे। ये मत भूलिए कि अनजाने में मिली हुई कैद की सजा से ज्यादा तकलीफदेह होती है जानबूझकर मिली हुई कैद की सजा। शर्त तोड़कर किसी भी समय आजाद हो जाने का जो आपका अधिकार है, यही आपके जीवन के लिए काल बन जाएगा। और सच मानिए भाई, मुझे इसका बहुत दुख है। बेहतर होगा हम लोग कैद की शर्तों पर बात करें, क्यों सर? जी मेरा भी यही विचार है। चलिए ठीक है, तो बातचीत के आधार पर शर्तनामा लिखा जाए। हाँ ये रहा। कॉफी दिया। हाँ हाँ, चलिए हम लोग कॉफी भी पीते रहेंगे और शर्तनामा भी लिखते रहेंगे। लाओ दो भाई, लग। तनेजा साहब जी भाई, ये लीजिए शर्तनामा लिखिए। एक लाए। लाओ दो। बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। चलिए, कैद खाने के रूप में मैं अपने ही बंगले के उस कमरे का उपयोग करूंगा जो बागीचे की तरफ है। किस तरफ है? बागीचे की तरफ, पूरब साइड में। अच्छा पूरा। उधर तो रामसेवक रहता है। तो क्या दिक्कत है? मेरा नौकर ही कैद खाने का पहरेदार होगा। आज से ठीक 5 दिन बाद सूर्य की पहली किरण के साथ ही सक्सेना साहब के कैदी जीवन की शुरुआत होगी, और ठीक 10 साल बाद सूर्योदय के साथ ही ये आजाद हो जाएंगे। इस बीच शर्त तोड़ने का कोई भी प्रयास मुझे 10 करोड़ रुपए देने से मुक्त कर देगा। हाँ जाहिर है। कैद खाने की चाबी मेरे पास रहेगी, मेरा नौकर समय से चाबी ले जाया करेगा। गोयल साहब, मैं समझता हूँ चूंकि कैद मजबूरी की नहीं है, इसलिए आपको सक्सेना साहब को बाध्य नहीं करना चाहिए कि ये हर हाल में कैद में रहे। देखिए भाई तनेजा जी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि कैदी जितने दिन भी कैद खाने में रहे, उसे कैद के अकेलेपन का पूरा एहसास हो। इन 10 वर्षों में सक्सेना साहब की किसी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात नहीं होगी। इनसे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति मिल सकता है, और वो है मेरा नौकर राम सेवक। गोयल साहब, रस्सी से बंधे जानवर को भी कभी कभार बाहर घुमाया फिराया जाता है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सक्सेना साहब को भी महीने में 1-2 बार बाहर घूमने फिरने की छूट दे दीजिए। इतना तो किया ही जा सकता है। हाँ अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन कैंपस के भीतर, बाहर नहीं। अरे भाई, कैंपस के भीतर ही क्यों, बाहर क्यों नहीं? अरे वो कैदी है,
तफरी करने थोड़ी आया यहाँ पर। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ पूछे। कैद में किताबें पढ़ने की छूट होगी? किताबें तो दे ही सकते हैं आप। चलिए ठीक है, आपको किताबें दी जाएंगी। और चिट्ठियां लिखने की छूट? बिल्कुल नहीं, चिट्ठियां सिर्फ आप लिख सकते हैं, बाहर से कोई चिट्ठी आपको नहीं दी जाएगी। अच्छा, तो फिर एक बात और तय कर लें कि किताबें आएंगी कहाँ से? इन्हें किताबें मेरी तरफ से दी जाएंगी। आपकी तरफ से? जी हाँ, लेकिन मेरे पसंद की। लेकिन मैं अपनी इच्छा तो जाहिर कर सकता हूँ ना कि मुझे किन विषयों पर किताबें चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अंतिम निर्णय सिर्फ मेरा ही हो। अच्छा गोयल साहब, अखबार के बारे में क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल नहीं, कैदी को ऐसी कोई चीज नहीं दी जाएगी जिसका संबंध सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से होता हो। हाँ सही कहा आपने, तभी तो कैदी को कैदी जीवन का सही अनुभव हो सके। अच्छा, बजाने के लिए कोई साज चाहूँ तो? अरे वाह, आप साज भी बजाते हैं? जी, बस अकेले में। चलिए ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अब जब गोयल साहब इतना कुछ हो ही रहा है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप थोड़ा और उदार हो और आप सक्सेना साहब को महीने भर के लिए एक आध बोतल शराब की और कुछ पैकेट सिगरेट के भी दे दें। अरे नहीं नहीं तनेजा साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे मान लीजिए जनाब कि बाद में आपको कहना पड़े कि भाई तनेजा भी कुछ समझता है। हाँ ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार हूं। चलिए ठीक। चल हाँ, अब इस शर्तनामे पे आप दोनों अपने दस्तखत कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लीजिए भाई सक्सेना साहब, पहले आप कीजिए। हाँ, ये यहाँ करिए। अरे करिए भाई, इतना भी क्या सोचना, करिए करिए। मैं अपने पूरे होशो हवास में इस शर्तनामे की सभी शर्तें स्वीकार करता हूँ। गोयल साहब, हाँ। अब आप भी कीजिए। अच्छा, मुझे भी करना है? लाइए लाइए। ये नीचे बाएं तरफ लिखा। हाँ हाँ हाँ, ये लिखा तो है। मैं अपने पूरे होशो हवास में इस शर्तनामे की सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ। भाई तनेजा जी, गवाह के रूप में आप अपना भी हस्ताक्षर करिए। अच्छा, आप लाइए। हाँ, तब तो बात पूरी होगी। लीजिए। हो गया? अब इस शर्तनामे की एक कॉपी ये लीजिए, आप रखिए, और एक कॉपी ये गोयल साहब आपकी। इसे फाइल में लगा देना भाई। चलिए, हाँ अब जब सब कुछ तय हो ही गया है तो इसी बात पर एक एक पैक हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, हाँ। कहाँ बैठना पसंद करेंगे आप लोग? बाहर लॉन में या फिर अंदर बार में? नहीं नहीं नहीं, देखिए बाहर लॉन में तो काफी गर्मी होगी और बाहर बार बार कहाँ राम सेवक आएगा। अंदर बार में बैठते बढ़िया एसी चलाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनो, राम सेवक से बोलो कि बार खोल। जी अभी आइए भाई सक्सेना जी। जी सर, आइए। राम सेवक, आओ बार में थोड़ी आइए। सफाई करके लाइट ऑन कर दो और कुछ स्नैक्स भी लगा देना। आइए।
गड़बड़ी बा का? हम एमन कुछ नहीं किया हुजूर। मालिक से जैसन मिला वैसे लिया कि सीधे तो आपके दे दिया। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तब हुजूर? बस ऐसे ही ये सारा सामान ले जाके मालिक को वापस लौटा दो। और हाँ रुको, एक चिट्ठी भी देता हूँ, वो भी मालिक को दे देना। आप हमके भले न बतावे हुजूर, लेकिन हम जानित नहीं का जरूर ये सब सामान नकली और नहीं तो 2 नंबर का है। हम पढ़े लिखे भले नहीं है हुजूर, लेकिन इतना तो जनबे करी था। लिखाई खूब खिसिया के चिट्ठी लिखाई आप, और हमसे पूछें तो हम कुछ कुछ कह दे। एक बात पूछी हुजूर, आपसे कोनो गलती भई रही का? क्यों? अरे नहीं, गलती भई रही तभी तो आप यहाँ हैं। वैसे तो हम बहुत लोगन के जानी थे जौन बेचारे बिना कसूर के जेहल गए, मुदा वो सब छोट मोट आदमी रहन, कोनो देखनहार नहीं रहा। मैं तुम्हें बड़ा आदमी लगता हूँ क्या? अरे राम राम कहा हुजूर, आप नहीं तो आखिर में बड़ा आदमी होथिन कैसन हो बताओ आप ही। अच्छा ठीक है, ये लो, ये सामान लौटाते समय मालिक को एक चिट्ठी भी दे देना, ठीक है? ये लो। ठीक बा हुजूर। ये लो। अच्छा हुजूर, राम राम। अरे वाह, इधर बहुत दिन से सक्सेना की आवाज सुनाई नहीं दी, तुमने सुना क्या? हाँ, लेकिन अब पहले जैसे वो चिल्ला नहीं रहा है, बस बेसुरी आवाज में कुछ गाता रहता है। नहीं, पहले अक्सर वो पागलों की तरह आधी आधी रात को चीखता था, चिल्लाता था, अब वैसे नहीं कर रहा है। नहीं, राम सेवक तो कह रहा था कि ज्यादा समय या तो वो पढ़ता रहता है या फिर माउथ ऑर्गन बजाता रहता है। ओफो, ये क्या भाई, माइका माइंड के ठेके से तो इस बार फायदा हुआ है, पर पटसन का धंधा इतना मंदा क्यों चला गया, इसे देखना पड़ेगा। हैं? मालकिन, हाँ, ये लौटा दिए। क्यों, कुछ कहा भी है? जी, ये चिट्ठी दिए। ठीक है, जाओ और इसे स्टोर रूम में रख देना। अरे जरा जोर से पढ़ो तो, लिखा क्या है? हाँ, मिस्टर गोयल, आपके द्वारा भेजी हुई किताबों ने मुझे बेकार समय काटने में काफ़ी मदद की है, धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि आप मुझे कुछ अच्छे उपन्यास, कहानी की किताबें, साथ ही भाषा शास्त्र और दर्शन शास्त्र की किताबें उपलब्ध कराएं। किताबों के नाम भी दिया है क्या? नहीं, किताब के नाम तो नहीं लिखा है। हाँ। शराब की बोतलें और सिगरेट के पैकेट्स वापस कर रहा हूँ, जब तक दोबारा मांग ना करूँ ना भेजें। इतने दिनों तक शराब पीने के बाद मैंने ये महसूस किया कि शराब इच्छाओं को खामखा उत्तेजित करती है। अरे हो गया क्या? मैंने ये महसूस किया कि शराब इच्छाओं को खामखा उत्तेजित करती है। अरे ये तो आप कह चुकी है ना, आगे बताइए। आगे लिखा है कि किसी भी कैदी के लिए इच्छाओं का बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं, और इतने दिनों तक शराब पीने के बाद मेरी इच्छाएं बढ़ती रहीं, और इस सिगरेट के धुएं से इस तंग कोठरी की हवा दूषित होती है, और मुझे यहाँ काफी दिन गुजारने हैं, धन्यवाद। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, नॉनसेंस। इसमें बुरा ही क्या है, कम से कम वो आपके कुछ पैसे ही बचा रहा है। अरे तुम नहीं समझोगे भाई, पिछले साल जिस तरह की उसकी हरकतें थी, जिस तरह से वो आधी आधी रात को चीखता था, चिल्लाता था, मुझे पूरा विश्वास था
कि वो साल 2 साल से ज्यादा कैद की सजा नहीं काट पाएगा, लेकिन इस तरह की बातों से तो मेरा विश्वास कमजोर हो रहा है। मैं तो आपको हमेशा से कहती रही कि वो आपसे 10 करोड़ लेकर ही दम लेगा। और इतना ही नहीं, वो मेरी किताबें भी खराब कर देता है, उस पे अंडरलाइंस कर देगा, कमेंट्स लिख देता है उस पर वो। अरे तो आप क्यों छटपटा रहे हैं? उस समय तो किताबें इन्हें मेरी तरफ से दी जाएंगी। अच्छा चलो ठीक है, सुनो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जा रहा हूं, अभी आता हूं थोड़ी देर में, ठीक है? आओ। आज सही समय पर आए हो। मालकिन कुछ कह रही थी क्या? जी कहती थी वहीं तो रहना है। हाँ। जाना कहाँ है? जौन 10 बजे तक खा पी लेने की हड़बड़ी रहती है। अच्छा। हाँ। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया हाँ। कि आप भी लोगन की तरह रोज काम पर जाते हैं तैयार होकर के। अच्छा। बड़ा अचरज हुआ उनको, समझ में नहीं आया। अच्छा, फिर हाँ। क्या हुआ? फिर मैंने कहा कि आप 10-11 बजे तक खाना पीना खा करके हाँ। कपड़ा लत्ता चढ़ा लेते हैं। हाँ। और फिर संध्या को फिर कपड़ा लत्ता चढ़ा करके सांझ को इत्मीनान होते हैं। दिन भर पढ़ते लिखते रहते हैं। अच्छा। जानते हैं इस पर वो क्या बोली? क्या? गजब का आदमी है, बित्ता भर कमरा में पूरा दुनिया ही बसा लिया है। लाओ ठीक है, ये टिफिन मुझे दे दो। और हाँ, मैं खाना खा लेता हूँ, तुम टिफिन कैरियर साथ लेते जाना, ठीक है? जी हुजूर। हुजूर, हाँ। यहाँ रहते रहते आपके 5 बरिस तो हो ही गए ना हुजूर? क्यों? वैसे होने को तो 5 साल से भी ज्यादा हो गया है। नहीं, मतलब घरे का मनई याद नहीं होते न? पहले बहुत याद आते थे, अब तो आदत सी हो गई। फिर भी याद तो आते ही है। कौन कौन है घर में हुजूर? बाबूजी हैं, माँ है, 2 छोटे भाई बहन हैं। कहाँ रहती नहीं सब? यहाँ से बहुत दूर, गांव में। गाँव में? गाँव में हुजूर खेती बाड़ी बा? हाँ, लेकिन बहुत मामूली सी। हुजूर, तो बात पूछी? पूछो। आपका बियाह भवा बा? ना, यहाँ से जाने के बाद पहले बहनिया की शादी करूँगा, फिर अपनी भी। यहाँ से जाते वक्त आपके पूरा 10 करोड़ रुपया मिले ना हुजूर? तुमसे किसने कहा भाई? अरे हमसे के बताए, ऐसा ही मालिक लोगन के बतियाते सुना। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो, ये टिफिन लेते जाओ। और हाँ रुको, एक चिट्ठी भी देता हूँ, वो भी मालिक को दे देना। चिट्ठी। ये लो, ये चिट्ठी मालिक को दे देना, ठीक है? ठीक बाबू, ठीक। अच्छा हुजूर, राम राम। राम। मैं हमेशा से कहती रहती हूँ कि आप बहुत से मामलों में इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन घाटा सिर्फ आपको इसलिए होता है क्योंकि कुछ भी नया शुरू करने से पहले आप बहुत सोचते विचारते नहीं हैं। क्या यार, आखिर हर साल उस माइका माइन के ठेके से ही तो फायदा होता था मुझे। लेकिन कहने वाले लोगों ने यह भी तो कहा था कि आप जिस माइका माइन का ठेका ले रहे हैं उसमें घाटे की ही संभावना है। अरे भाई, अगर ऐसे ही घाटा लगता रहा तो 2-4 सालों में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा भाई। मालिक, हाँ। ये चिट्ठी। ठीक है, जाओ। सक्सेना की है? हाँ। गोयल साहब, मैं यहाँ कुछ पंक्तियां विभिन्न भाषाओं में लिख रहा हूं। ये भाषाएं मैंने इसी कैद के दौरान सीखी हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन पंक्तियों को विभिन्न भाषाओं के जानकारों से दिखाएं। अगर इन पंक्तियों में एक भी गलती मिलती है तो आप अपने बागीचे से एक हवाई फायर करिएगा, और यदि इन पंक्तियों में एक भी गलती नहीं मिलती तो आप अपने बागीचे से 2 हवाई फायर करिएगा। आपके 2 हवाई फायर करने से मैं ये समझ जाऊंगा कि नई भाषाओं को सीखने का मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं गया। धन्यवाद।
ये भी अपने ढंग का निराला आदमी है, लेकिन आप ऐसे जानकार लोगों को ढूंढते कहाँ फिरेंगे? इसमें वक्त भी कम नहीं लगेगा। अरे पहले ये भी तो तय हो कि ये काम कराना भी है या नहीं कराना। ऐसी कोई मजबूरी है क्या? मजबूरी तो नहीं है, तो फिर भी क्या? फिर भी वो नाहक ही तुम्हारे दिलो दिमाग पे सवार होता जा रहा है। वो मत भूलो कि वो 2 कौड़ी का इंसान मेरा कैदी है, मालिक नहीं है वो। राम सेवक, मैं ही देखती हूँ। देखो कौन है। नमस्कार भाभी जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए आइए। क्या भाई, आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। अब क्या करे जनाब, काम ही इतना बढ़ गया है कि कई दिनों से सोचकर भी नहीं आ पाया। अच्छा, हाँ, तो फिर आज कैसे आना हो गया? वो आज के अखबार में आपके कैद खाने पर एक लेख है। अरे तो सोचा आपसे मुलाकात भी कर लूंगा। और ये देखिए, आपने ना देखा हो तो बाय द वे इसे आपको दिखा भी देंगे। अजीब कैद, विचित्र कैदी। वाह, हेडिंग तो आपने बहुत बढ़िया दिया। आप ही ने लिखा? हाँ, कह सकते हैं। वैसे रख लूं, बाद में देख लूंगा आराम से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाया ही था आपके लिए। जरा मैं देखूं तनेजा साहब ने क्या लिखा है भाई। हाँ हाँ, लो देखो। अच्छा गोयल साहब, आपका कैदी अब कैसा? अरे यार, वो तो सनकी तो शुरू से ही था। हाँ हाँ, रोज कोई ना कोई एक नई सनक उसकी रहती। अरे वो कल दीक्षित जी मिले थे, बता रहे थे कि अजीब पचड़े में फंसा गया है। हर महीने 5,000 रुपए भेजने की चिंता जो लगी रहती। वो क्यों? अरे वो इसलिए कि सक्सेना साहब ने दीक्षित जी से आग्रह किया था, हाँ, कि जब तक वो कैद खाने में रहेंगे वो उनके घर हर महीने 5,000 रुपए भेज दिया करेंगे। ये तो उनकी शराफत ही समझिए, जो पैसे देने को तैयार हो गए। अरे भाई, यदि सूद समेत रुपए मिलने की उम्मीद हो तो कोई भी ये काम कर देगा। हाँ वो तो है। तब अच्छा ये बताइए, आप वो किस नई सनक के बारे में बात कर रहे थे? लीजिए, आप खुद देख लीजिए। अच्छा, मैं तो हमेशा से कहती हूँ, वो आपसे 10 करोड़ लेकर ही दम लेगा। अरे ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे पहले ये भी तो तय हो कि ये काम कराना भी है या नहीं कराना। शर्तनामे में ऐसा कुछ था क्या? सो तो नहीं था। तब फिर? अगर तनीजा साहब उसके भाषा ज्ञान की जांच करा देते हैं तो उसकी इच्छा के मुताबिक 1 या 2 हवाई फायर करने में हमारा क्या नुकसान है? अच्छा चलो ठीक है, इस पर बाद में विचार किया जाएगा। भाई होगा वही जो ये चाहेंगी। कह तो ऐसे रहे जैसे बिना मुझसे पूछे कुछ करते ही नहीं है। अगर किया होता तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। बस बस, मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता। तनेजा साहब जी, आप बैठ के मैडम से बातचीत करिए, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं निकलना चाहूंगा। नहीं नहीं, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी कुछ काम है। अच्छा तो चले फिर। जी, आए? अच्छा। अगर बैठते तो मुझे अच्छा लगता। धन्यवाद भाभी जी, बैठता हूँ फिर कभी। वो क्या है ना, एक नया पागल संपादक आया है, उससे भी मिलना है भाई। अच्छा ठीक है, नमस्ते नमस्ते। काफी अच्छी चल रही, क्यों राम सेवक? हाँ हुजूर। मैंने तो आज अपने फेफड़ों में इतनी हवा भर ली है कि अभी चाहूं तो घंटों बैठकर माउथ ऑर्गन बजा सकता हूँ। का बजाई सकत है हुजूर? माउथ ऑर्गन? ओह, तुम नहीं समझे। ये बाजा बजाऊंगा। हाँ, पहले तो आप दिन रात बजाते रहते थे हुजूर। रात रात भर बजाते रहते थे। हाँ। हमको बहुत अच्छा लगता था। हम तो रात भर जाग करके आपका धुन सुनते रहते थे। अच्छा, हाँ। चलो तो फिर आज मैं फिर रात भर बजाऊंगा और कल दिन भर प्रेम से सोऊंगा। नहीं हुजूर। अरे काहे हुजूर? अरे कल संडे है ना, तुम्हें नहीं मालूम? हाँ, कल काम पर नहीं जाए के बा? अरे कल संडे है भाई। का बा हुजूर? संडे अब मेरा मतलब इतवार। इतवार को कोई काम नहीं, पूरा आराम। हाँ, वो समझा। क्या बात है राम सेवक, ये आवाज कैसी थी? गोली का आवाज रहा हुजूर।
गोली की आवाज? हाँ गोली। लेकिन किसने चलाई गोली? अरे और कौन, अपने गोयल साहब मालिक। गोयल साहब? हाँ। और गोली किस पर चलाई? ऐसा ही दागत है हुजूर, हवा में, हवाई फायर। हवाई फायर? हाँ। तुमने सुना गोली कितनी बार चली? हाँ हुजूर, 2 बार तड़ातड़। तुम्हें ठीक से याद तो है ना, गोली 2 बार चली? अरे हाँ हुजूर, हम साफ साफ सुना है, पहले एक फिर दूसरा मारन धाय से। चलो अब अच्छा है, अब मैं इस पर एक आध धुन बजाऊंगा, और हाँ तुम चाहो तो बैठकर सुन भी सकते हो, ठीक है? चले दें अब हम हुजूर। क्या हुआ? हमरे ननके बचवा के जी खराब बा। अरे क्या हो गया उसको? अरे का बताए हुजूर, कई दिना से होकर पेट चालू बा। अरे तो दवा क्यों नहीं कराते भाई? दवाई तो बहुत करावा हुजूर, लेकिन कोनो फायदा नहीं भवा। अच्छा रुको, फिर मैं एक दवाई बताता हूँ तुमको। हाँ सुनो। हाँ बस ये तो बहुत आसान बा हुजूर। देखो। हाँ। और हाँ, फायदा ना हो तो रात बिरात खिड़की से जगाकर मुझको बोलना, ठीक है? जरूर। मैं और दवाएं खोज कर रखता हूँ। जरूर। हाँ अच्छा हुजूर, राम राम। हाँ ठीक। राम 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 राम। मालिक से बोलो मैं आया हूँ। मालिक घरे में नहीं है हुजूर। हैं? इतने सुबह सुबह कहाँ चले गए? अब सो हम का जाने हुजूर। और मालकिन? मालकिन सोवत हैं, तबीयत खराब बा। क्या हो गया? तबीयत खराब बा हुजूर, बहुत ज्यादा। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मालिक आए तो बोलना मैं आया था एक जरूरी काम से। ठीक फिर आता हूँ। चल चल। राम। कौन है राम सेवक? तनेजा साहब है मालकिन। अरे बुलाओ उन्हें, बुलाओ। साहब साहब। हाँ नमस्कार भाभी जी। नमस्ते नमस्ते, बैठे। नहीं नहीं बैठूंगा फिर कभी। आप आराम कीजिए। अरे आराम तो कर रही हूँ, बैठे पहले आप। आराम नहीं तो अस्वस्थ कर दिया है। क्या हुआ? डॉक्टर साहब को दिखाया था? हाँ आए थे डॉक्टर सूद। अच्छा तो क्या बोला डॉक्टर सूद ने? क्या बोलेंगे, यही कि आराम करो, टेंशन ना लो। अब क्या बोले गोयल साहब को भी, पता नहीं क्या चलता रहता उनके। अरे गोयल साहब का क्या, आपको तो पता ही होगा, पेपर मिल में हड़ताल की वजह से कितनी परेशानी है। अरे भाई, परेशानी तो जहाँ तक समझता हूँ सिर्फ मुझे ही है, और किसे परेशानी हो गई? बहुत दिन जिएंगे गोयल साहब आप, अभी आप ही की चर्चा हो रही। मेरी या मेरे परेशानियों की? हैं? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है भाई? अरे बुखार नहीं उतर रहा है। डॉक्टर साहब से कहना, वो दवा दे देंगे। आज सुबह सुबह कैसे भाई? वो गोयल साहब इसलिए कि आपके पेपर मिल की हड़ताल की रिपोर्टिंग करनी है तो बस। ओ नहीं, मुझे तो ये जानकारी नहीं थी। हाँ कल आपके हड़तालियों से मिला था। हाँ काफी गुस्सा है उनका आप पे, तो सोचा क्यों ना आपसे भी मिलकर आपका भी पक्ष जान लो। और भाई आप तो जानते ही हैं कि एक तरफा बातचीत से काफी पहलू छुपे ही रह जाते हैं। हाँ ठीक किया आपने। वैसे भी ऐसे पत्रकारों से मैं बहुत घृणा करता हूँ, सच पूछिए तो नफरत करता हूँ, जो केवल हड़तालियों की बात सुनकर उन्हीं की एडवोकेसी करने लग रहे हैं। अच्छा तो अब क्या स्थिति है? वहीं से तो आ रहा हूँ। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी हड़ताल खत्म नहीं होगी, पर मैं भी मानने वाला नहीं। एक एक को नौकरी से निकालूंगा, अगर बात नहीं बनी तो मिल में ताला लगा दूंगा। अरे लेकिन ये तो कोई हल ना हुआ। अरे ना हो, एक उनका लीडर है, उससे इतनी दफे बातचीत की, मैंने कहा भाई
50,000 रुपए ले लो, कंप्रोमाइज करवा दो। अब तो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है वो। और एक तरफ ये सक्सेना है जो 10 करोड़ रुपए के लिए नरक भोग रहा है। उस लीडर को 50,000 रुपए मुफ्त का दे रहा था, फिर भी नहीं तैयार हुआ वो सक्सेना का नाम लिया तो एक बात याद आ गई कि कल दीक्षित जी मिले। वो बता रहे थे कि उनकी माँ की हालत काफी सीरियस है और गांव से चिट्ठी भी आई थी। तो पूछ रहे थे क्या ये बात उनको बताई जा सकती है? नहीं भाई, ये तो शर्त की अवहेलना होगी ना। हाँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। अरे भाई, उसके घर परिवार की बात है, इतनी भी सख्ती ठीक नहीं है। देखिए, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना ठीक नहीं होगा। अरे लेकिन गोयल साहब, आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर भावना में आकर सक्सेना साहब कैद खाने से भाग जाते तो सोचिए फायदा आपका ही होगा। 10 करोड़ रुपए देने नहीं पड़ेंगे आपको। देखिए, जहां तक मैं उसे जानता हूं, इस बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और आपको विश्वास ना हो तो कह के खुद देख लीजिए भाई। क्या ये फोन कहां बज रहा है? आपका कॉल है। अच्छा, मेरा है। हेलो, हाँ बोलो, बोल रहा हूं। क्या बात कर रहे हो यार? अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है यार? ना, अरे कल तक तो शेयर के भाव बढ़ रहे थे भाई। क्या? ओह माय गॉड, मार्केट क्रैश कर गया। ओहो, हाँ सुन रहा हूं, बोलो क्या कह रहे हो? क्या? ओहो, 40 करोड़ का नुकसान। तेरे की। हाँ, अरे तुम पहली फ्लाइट पकड़ो, तुरंत वापस आओ यार। हाँ तुरंत। तो क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है? क्या हो गया गोयल साहब? मार्केट क्रैश कर गया, लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। क्या करूं? मैं तो हमेशा कहती हूँ, पर मेरी बात सुनता ही कौन है? तो अब क्या करना है गोयल साहब? तनुजा जी, हाँ, आप भी जरा मेरे साथ आइए तो। अच्छा आइए। तो फिर तुमसे भी कहा है क्या? अब तक तो नहीं कहन हुजूर। तो फिर इतना घबराने की जरूरत नहीं है, देखो क्या होता है। होए का? अच्छा, दूसरों को क्या कह के निकाला है? यही कि तू सब कामचोर है, आलसी है, पहले जैसा काम नहीं करता है, चले जाओ यहाँ से, हम दूसरा नौकर रख लेंगे। हाँ, आकर के अपना हिसाब ले लेना, यही सब कह के हुजूर निकालत हैं। लेकिन ये तो गलत बात है, उन्हें नहीं रखना ना रखें, लेकिन किसी को कामचोर, आलसी और बेईमान कहकर निकाल देना तो अच्छी बात नहीं। हुजूर, असल बात तो कुछ और ही बा। यह साल ताबड़तोड़ लगातार इतना घाटा लगा कि दिमाग ठंडा हो गया। अब इतनी औकात कहाँ बा कि घरों में 10-5 ठो नौकर खटावत फिरें। सो तो है। अच्छा, वो जो कपड़ा मिल में हड़ताल चल रही थी, उसका क्या हुआ? होए का हुजूर? मिल बंद बा, बेचे के विचार बा, जैन दिन नहीं बिकता तैन दिन। हुजूर, अब हम चले दें, जौन इच्छा हो खाए पी लें, है ना? और जब से नौकर चाकर कम भा हैं, तब से काम करत करत दम निकलता। कई आदमियों का काम अकेले करते हो, थोड़ी पगार ही बढ़वा लो। यहाँ नौकरी पे आफत बा हुजूर, आप कहते हैं कि पगार बढ़वा लें। हाँ हुजूर, जब तक आप यहाँ हैं तब तक समझा कि हमऊ है। आप गए तो हमारो छुट्टी, है ना?
अब आपके खाना पीना दे बदे एक ठो आदमी तो चाहबे करी। हाँ। और हुजूर आपके जाय में हमें लगा था कि 6 महीना बचा हुए का हुजूर? हाँ वही समझो। हाँ 6 महीना। हुजूर अब आप पहले जैसे तैयार हो के बाहर भी नहीं जाते हैं, किताब उताब नहीं मंगवाते हैं, कोनो कुछ पढ़बो लिखब नहीं करते हैं। हुजूर का सोचत रहथिन, का दिन रात सोचत रहथिन, आपके दिमाग में का चलता? बिना सोचे कुछ होता है जी? कभी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, कभी गोयल साहब के बारे में सोचता हूँ, कभी तनेजा जैसे लोगों का भी ख्याल आता है, फिर कभी अपने बारे में सोचता हूँ और कभी सबके बारे में एक साथ सोचता हूँ। ओह तनेजा साहब, आइए आइए। वर्षों बाद आज अचानक कैसे याद आई? आइए। आना तो पिछले कई महीनों से चाह रहा था नीरज, लेकिन अब आप ऐसी जगह तो है नहीं कि कोई जब चाहे तो आपसे मिल सके। और फिर गोयल साहब से पूछा तो कहने लगे शर्तों के मुताबिक राम सेवक को छोड़कर आपसे कोई मिल नहीं सकता। तो फिर आज आप गोयल साहब से बगावत करके मिलने आए हैं क्या? अब मैं उनका गुलाम तो नहीं हूँ कि उनकी बात ना मानना मेरी बगावत कही जाए। हाँ, लेकिन उनसे पूछ कर आया। अब अपने आने का उद्देश्य भी बता ही दीजिए। करीब 1 महीने पहले दीक्षित जी मिले थे। वो बता रहे थे कि आपकी माँ की क्या हालत। हुआ मेरी माँ को? वो बता रहे थे कि आपकी माँ की हालत काफ़ी सीरियस है, और ये बात मैं आपको बताना भी चाहता था, लेकिन शर्तों के मुताबिक ऐसा करना उचित नहीं समझा। तो फिर आज कैसे उचित लगने लगा? बात उचित अनुचित की नहीं है नीरज। कल मुझे मालूम हुआ कि आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं। ये एक बात जिसे आपको नहीं बताना घोर अनुचित होता, और गोयल साहब तो अभी भी इसे शर्तों के मुताबिक अनुचित ही समझ रहे थे, लेकिन मेरे जिद के आगे उनको झुकना ही पड़ा। इस बात को छुपाए रखना कोई मामूली अपराध ना होता, और इसके लिए मेरी आत्मा मुझे कब अंदर। मरी है मेरी माँ? आज 15 दिन हुए। 15 दिन? तनेजा साहब, जब मेरी माँ की हालत सीरियस थी तब आपने नहीं बताया, तो आज 15 दिन बाद मरने की खबर भी आपको नहीं देनी थी। ये सूचना देकर आपने इतना बड़ा अपराध किया है जिससे बड़ा अपराध आप कर ही नहीं सकते। अब आप जो भी समझे नीरज, ऐसा करना मुझे एक नैतिक कर्तव्य लगा, सो मैंने किया। कुछ नहीं कर सका मैं अपनी माँ के लिए। क्या कर सकता हूँ मैं अपनी माँ के लिए? घर की खस्ता हालत को लेकर परेशान हो, और मैं सोच रहा हूं पता नहीं अब ये घर अपना रहेगा भी या नहीं। क्यों? बहुत जल्द सक्सेना के कैद की मुद्दत समाप्त होने वाली है। मुझे उसे 10 करोड़ रुपए देने हैं, और क्या? और व्यापार में लगातार इतना घाटा होने से मैं लगभग बर्बाद सा हो चुका हूं। बैंक के रुपए भी पूरे नहीं पड़ रहे हैं। ऐसी हालत में इस घर को गिरवी रखने या फिर बेचने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं है ना मेरे पास।
अब तो ये सोचना भी बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं होगा कि 10 साल की सजा काट लेने के बाद एक दिन के लिए वो भाग खड़ा होगा। सोच कर देखिए, आपने होशियारी की बात सोची ही कब? फिलहाल तो मुझे 10 करोड़ रुपए की चिंता हो रही है। शर्तनामे के मुताबिक मुझे इतने रुपए उसे देने ही होंगे और 10 करोड़ रुपए देने के बाद मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। अभी उसकी उम्र ही क्या है, मुश्किल से 35 साल। मेरे ही रुपए पर ऐश करेगा वो और मैं भिखारियों की तरह। ओह, शांत हो जाइए। एक दिन उसी से सुनने को मिलेगा कि श्रीमान आज आपकी हालत अच्छी नहीं है, कृपया मुझे मदद करने दीजिए। शांत हो जाइए, परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखिए। मुझे बर्बाद होने से सिर्फ एक चीज रोक सकती है और वो है सक्सेना की मौत। हाँ, सक्सेना की मौत। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि रात को सोते ही रहे। बहुत से लोगों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि जीवन का छोटा मोटा दुख भी नहीं बर्दाश्त कर पाए वो। पर ये सक्सेना 10 साल का नरक भोग कर भी जिंदा कैसे बचा है? मर क्यों नहीं जाता ये सक्सेना? नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, मरेगा, जरूर मरेगा सक्सेना। नहीं मरेगा, वो मुझसे 10 करोड़ लेके ही मानेगा। नहीं मरेगा, जरूर मरेगा, उसे मरना ही होगा। नहीं मरेगा, वो नहीं मरेगा, 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 जरूर मरेगा सक्सेना। इतने घबराए हुए क्यों दिखाई दे रहे? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है, इतने डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? उसका फोन करने गया था मैं। कौन? किसका कौन? सक्सेना का। अरे ये क्या किया आपने? ये आपको क्या हो गया? ये क्या किया आपने? अगर इसके खून का इल्जाम आप पर साबित हो गया तो सोचा है क्या होगा? सोचा है क्या होगा? ये क्या किया आपने? हे भगवान, अभी उसकी उम्र ही क्या थी? उसने अपने जीवन का कौन सा सुख देखा था? हे भगवान, लेकिन उसकी आत्मा को शांति देना भगवान। लेकिन उसे मार नहीं पाया। क्या? हाँ, उसे पता चल गया कि आप उसका खून करने आए थे? नहीं, उसे मार नहीं पाया। यहाँ से जाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए राम सेवक के क्वार्टर पे भी रुका था। उसे आवाज दी
लेकिन वो सो रहा था। मुझे लगा ये मौका ठीक है, मौत का इल्जाम राम सेवक के सर पे लगेगा, मेरे तरफ तो किसी को शंका भी नहीं होगी। यही सब सोचता हुआ मैं कैद खाने तक पहुंच गया। खिड़की से झांक कर देखा तो वो कुर्सी पर बैठा मेज पे सर रख के सो रहा था। मैंने चाबी गिराकर ये देखना चाहा कि वो सो रहा है या जग रहा है। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। फिर मैं ताला खोल करके भीतर गया, इधर उधर घूम रहा था, देख रहा था, सोच ही रहा था कि कैसे एक झटके में उसका काम तमाम कर दूं मैं। लेकिन उसके सोने में इतनी निश्चिंतता थी कि मैं अपने अंदर इतना साहस नहीं जुटा पाया कि एक झटके में उसका काम तमाम कर देता। फिर मुझे लगा कहीं मेरे आने का उसे पता चल गया, इरादे का पता चला तो सब गड़बड़ हो जाएगी। यही सब कुछ सोच रहा था कि मुझे मेज पे ये कागज मिला जिसमें कुछ लिखा हुआ था। वो जरूर अपने 10 करोड़ रुपए को लेकर क्या क्या सपने पाल रखे वही लिखा होगा। आपने पढ़ाई से इसमें क्या लिखा है? नहीं, ये अभी तो नहीं लिखा, रुको पढ़ता हूँ। गोयल साहब, कल सूर्योदय के साथ ही मैं यहां से आजाद हो जाऊंगा, पर यहां से जाने से पहले कुछ जरूरी बातें आपको बतला देना जरूरी समझता हूं। अपनी कैद के दौरान पिछले 10 वर्षों में मैंने आपकी भेजी किताबें खूब पढ़ी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जीवन और स्वतंत्रता के बारे में जो कुछ भी उन किताबों में कहा गया है उससे मैं सहमत नहीं। मैं तो उन चीजों को भी अच्छी नहीं मान पाता जिन्हें आपकी किताबों ने जोरदार शब्दों में अच्छा कहा। बल्कि स्पष्ट कहूं, आपकी किताबें पढ़ते हुए मैंने खुद को बार बार बेपेंदी के घड़े की तरह लुढ़कते हुए महसूस किया। सदियों से मनुष्य को बेचैन कर देने वाले जितने विचार पैदा होते आए हैं उनसे मेरा दिमाग भर गया है। मैं आपकी उन किताबों को तुच्छ समझता हूं, उनका तिरस्कार करता हूं। गोयल साहब, पिछले 10 वर्षों में मैं धरती और उस पर बसने वाले मनुष्यों के बारे में पढ़ता रहा, पढ़कर सोचता रहा हूं। पर सच्चाई ये है कि आपकी किताबें पढ़ते हुए न तो मैंने कहीं धरती की गंध महसूस की है और ना ही कहीं मनुष्य का। हाँ, आपकी किताबें पढ़ते हुए एक अच्छी शराब के ढेर सारे लक्षणों का बार बार पता चला। धरती पर स्वर्ग का वरदान मानकर औरतों का कितने रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में इतनी विस्तृत जानकारी मिली जिसे मैं पचा नहीं सकता। प्रचंड प्रतिभा वाले आपके कवियों ने परियों जैसी सुंदरियों से मेरी मुलाकातें कराई। ये सुंदरियां सपनों में आकर कानों में फुसफुसाकर ऐसी ऐसी कहानियां सुनाती रही कि अक्सर मेरा सर चकरा के रह गया। मेरे कहने पर आपने मुझे धर्मशास्त्र की किताबें भेजी, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, बाइबल, कुरान सब भेजे और मैं पढ़ता रहा। यहाँ तक कि नाट्यशास्त्र और कामसूत्र भी पढ़ डाला। धर्मों का इतिहास पढ़ा, उनकी विवेचना पढ़ी, मनुष्य के बनने की कहानी पढ़ी, दुनिया का इतिहास जाना। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र की किताबें भी आप बड़े उदार मन से भेजते रहे। और पिछले 2 वर्षों में तो मैंने तुलसी, कबीर, मीरा, टैगोर, मीर, गालिब, शेक्सपियर, बायरन, मिल्टन, कालिदास और घास सबको पढ़ा। ये किताबें ही थी जिनकी वजह से मुझे अंग्रेजी और उर्दू के साथ साथ बांग्ला, मराठी, तमिल और तेलुगु जैसी भाषाएं भी आ गई। भारतीय और विदेशी भाषाओं के दर्जनों उपन्यासों, कहानी और कविताओं की किताबों के नाम तो क्या ही गिनाऊं। और कई भाषाएं सीखने का शौक तो कब से मन में दबा हुआ था। आपको अचरज होगा गोयल साहब कि इन 10 वर्षों में मैंने करीब 600 से अधिक किताबें पढ़ डाली, जो मुझे अथाह अगाध सीमा तक ले जाती, एक नई दुनिया में ले जाती और चमत्कार दिखलाती। हालांकि जीवन के व्यवहारों में निश्चय ही ये संभव ना होगा, पर इन किताबों को पढ़ते हुए मैंने पहाड़ों पर चढ़कर उगते हुए सूरज को बहुत नजदीक से देखा है। वहां मैंने ठीक अपने सर के ऊपर बिजली का चमकना महसूस किया है।
इन किताबों से मैंने नए नए साम्राज्यों की स्थापना का रहस्य जाना है। आपके कवियों और लेखकों के द्वारा की गई प्रशंसा के उजाले के बावजूद उनके काले चेहरों को मैंने साफ साफ देखा है, जो अपने झूठे अहंकार और मामूली से धन दौलत की रक्षा के लिए गलत से गलत काम करते रहे हैं। यहाँ तक कि निरपराध निर्दोष लोगों की नृशंस हत्याएं की हैं। हाँ, हत्याएं। आपकी सोच और आपके विचारों की अब कोई कीमत नहीं। आपके तर्क लचर हो गए और आपने गलत रास्ता अपना लिया। आपने सत्य की जगह झूठ को अपना लिया है और झूठ को सच साबित करना ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। रहस्यमयता में आप सौंदर्य देखने लगे। हाँ, आप लोग इस सौंदर्य और अथाह भंडार पर गर्व कर सकते हैं और मृत्यु के गाल में पड़कर इस संसार से सब उसी तरह चले जाएंगे जैसे अपने बिलों में रहते हुए चूहे चले जाते हैं। गोयल साहब, जिस तरह सेब और नारंगी के पेड़ पर कभी मेंढक और छिपकली उगाएंगे और गुलाब से घोड़े के पसीने की गंध आने लगे तो आप आश्चर्य करेंगे, ठीक उसी तरह आपके धरती के बदले स्वर्ग चुनने पर मुझे आश्चर्य होगा। अरे, धरती जैसी ठोस चीज की तुलना में स्वर्ग और नर्क जैसी काल्पनिक और हवाई चीज पसंद करने वाले आप जैसे लोगों की समस्त जीवन धारा को मैं तुच्छ समझता हूँ, उसका तिरस्कार करता हूँ, बल्कि उससे घृणा करता हूँ। अरे बकवास कर रहा है ये। बाजी जीत जाने का मतलब ये थोड़ी है कि वो मुझे गालियां देता रहे और मैं उसे बर्दाश्त करता रहूं। ठीक है, अब किसी के लिए ये सोचना या समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि एक रात की सजा काटना उसके लिए कितना आसान है। ठीक है, अरे शर्त जीत गया है तो अपने रुपए ले और निकलता बने यहाँ से। हाँ मिस्टर गोयल, आपकी जीवन धारा के प्रति मेरा तिरस्कार इतना बड़ा है जिसे व्यवहार में मैं किसी छोटी बात से प्रमाणित नहीं कर सकता। आपकी जीवन धारा के प्रति अपनी अपार घृणा और घोर तिरस्कार को व्यवहार में प्रमाणित करने के लिए मैं आपके 10 करोड़ रुपए छोड़ रहा हूं। जी हाँ, जिस रुपए को लेकर मैंने कभी स्वर्ग के सपने पाले थे उसे अब मैं तुच्छ समझता हूं। ईश्वर यदि है तो, और प्रकृति को मैं साक्षी मानकर अपने मन, अपने अंतःकरण से ये कह रहा हूं कि मेरी ये मुक्ति, मेरा ये जीवन, स्वास्थ्य और वो सब कुछ जिसे संसार में वरदान कहा जाता है, उन सब से मुझे विरक्ति हो गई। इसीलिए आपसे 10 करोड़ रुपए पाने के अधिकार से खुद को वंचित करते हैं अपनी सारी शर्तें तोड़कर मैं निर्धारित समय से ठीक 10 मिनट पहले ही कैदखाना छोड़कर निकल जाऊं, ताकि आप गोयल साहब अपना धन अपने पास रख सकें।